सो फार हमने अपने सिस्टम को स्केल करना सीख लिया है। हम सिंगल सर्वर से मल्टीपल वेब सर्वर्स पर आ चुके हैं। लेकिन अब यार एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि यूज़र जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे किस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजनी है, कौन सा सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। क्योंकि अगर हमारी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पर रैंडमली जाने लगेगी ना, तो यार अभी तक जो भी स्केल किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से हम आज के वीडियो में ये समझेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है एंड कैसे ये हमारे पूरे सिस्टम में ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। लोड बैलेंसर हमारे सिस्टम का सबसे पहला रियल ट्रैफिक मैनेजर होने वाला है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि कैसे वेब टियर की स्केलेबिलिटी के लिए हम मल्टीपल सर्वर्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सर्वर्स को अटैच करने से या फिर सर्वर की संख्या बढ़ाने से ये साबित नहीं हो जाता है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्केलेबल हो चुका है। सिस्टम हमारा स्केलेबल है या नहीं, ये सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है, हमारा जो ट्रैफिक है वो सिस्टम में सही जगह पर सही समय पर पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा सिस्टम स्केलेबल हो जाएगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो अब ऐसा करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमें यूज़ करना पड़ेगा लोड बैलेंसर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लोड बैलेंसर आखिर होता क्या है। तो लोड बैलेंसर बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये हमारे क्लाइंट यानी यूज़र और हमारे वेब सर्वर्स के बीच में बैठा होता है। इसका सिर्फ सिंपल सा एक ही काम है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, ये उसे अक्रॉस मल्टीपल वेब सर्वर्स में रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सिंगल लाइन में लोड बैलेंसर का एक ही मतलब है कि ये बस हमारे सिस्टम में एक ट्रैफिक मैनेजर की तरह से काम करता है। ठीक है, तो यार ये समझ में आ गया बड़े सिंपल भाषा में कि लोड बैलेंसर क्या है। अब बात ये आती है कि यार इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। तो एक बहुत ही बेसिक वर्किंग हम अभी समझ लेते हैं, डिटेल में थोड़ी बाद में जाएंगे। बेसिक वर्किंग बस यही है। देखो, इसके पास कोई रिक्वेस्ट आई, इसके पास ट्रैफिक आया। अब लोड बैलेंसर के पास 3 चीज़ें होती हैं डिसाइड करने के लिए। क्या? पहला वो ये देखता है कि हमारे पास अभी कौन सा सर्वर अवेलेबल है, कि कोई सर्वर ख़राब तो नहीं पड़ा है ना, कौन सा सर्वर इस समय अवेलेबल है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, किस सर्वर पर लोड अभी सबसे कम है, जिस सर्वर पे लोड कम होगा हम वहीं पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। और तीसरी चीज़ ये, हमें कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। कौन सा सर्वर अवेलेबल है, किस पे लोड कम है, किस पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। सिर्फ यही इसका डिसीजन पॉइंट होता है। यही 3 चीज़ें ऐसे डिसाइड करनी होती हैं और एंड ऐसे ही ये पूरे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है। तो यार हमें ये बात समझ में आती है कि लोड बैलेंसर कोई तो स्मार्ट बंदा है। लोड बैलेंसर स्मार्ट है बट हैवी नहीं है, इसीलिए इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों लोड बैलेंसर इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाई लोड बैलेंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये भाई कुछ 4-5 चीज़ें ये सॉल्व करता है। बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। इट सॉल्व्स रिलायबिलिटी। भैया रिलायबिलिटी को कैसे सॉल्व कर रहा है? देखो, अब हमारे पास 2 सर्वर हैं, सर्वर ए, सर्वर बी। अब मान लीजिए कि एक समय पर सर्वर ए ख़राब हो जाता है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आने वाली थी उन्हें यहाँ से रीडायरेक्ट करके भेज देगा सर्वर बी पर। अब क्योंकि यूज़र को तो यही मालूम पड़ रहा है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफ़िल हो चुकी है, उसे नहीं पता कि भैया हमारा तो सर्वर एक ख़राब पड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसने पूरे सर्वर को रिलायबल बना दिया। दूसरी बात, स्केलेबिलिटी। अब इस लेवल पर, ये वेब टियर पर, हम कितने भी सर्वर स्केल करें यानी कि ऐड करें, या फिर हम कितने भी सर्वर स्केल डाउन करें यानी कि रिमूव करें, हमारे यूज़र को कुछ पता नहीं चलेगा, उसकी रिक्वेस्ट परफेक्टली फुलफ़िल होती रहेंगी। ठीक है, तो यार यहाँ इसने ये काम आसान बना दिया कि आप सर्वर स्केल कर सकते हो, रिक्वेस्ट कहाँ पर जानी है कहाँ पर नहीं जानी है ये हम खुद देख लेंगे। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी आसान हो गई थोड़ी सी। फॉल्ट टॉलरेंस, यार फॉल्ट टॉलरेंस भी तो वही सेम चीज़ है ना। अगर हमारा ये सर्वर ए ख़राब हो जाएगा तो हमारी सारी रिक्वेस्ट चली जाएंगी सर्वर बी पे, तो हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट हो गया। अब यूज़र की जो रिक्वेस्ट है अल्टीमेटली वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसे नहीं पता कि कैसे फुलफ़िल हो रही है कैसे नहीं हो रही है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका काम पूरा हो जाए बस। तो सर्वर भी हमारा फॉल्ट टॉलरेंट हो गया भैया। अब चौथी चीज़ सिक्योरिटी, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो,
हमारा लोड बैलेंसर बैठा हुआ है यूज़र एंड वेब सर्वर्स के बीच में, लेकिन कनेक्शन इतना सिंपल नहीं है। कनेक्शन में हो क्या रहा है, हमारा जो यूज़र है वो लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है थ्रू पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी वो होती है जो ऑल ओवर इंटरनेट एक्सेसिबल होती है, ठीक है। एंड लोड बैलेंसर जो वेब सर्वर से कनेक्टेड है वो है थ्रू प्राइवेट आईपीज़ ऑल ओवर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे यूज़र अब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता वेब सर्वर्स को, यूज़र डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता वेब सर्वर्स को। अब क्योंकि वेब सर्वर्स की सिर्फ प्राइवेट आईपी एक्सपोज्ड है, इससे ये जो वेब सर्वर्स हैं ये एक सेफ जोन में चले जाते हैं। क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है ही नहीं, इन्हें एक्सेस कर सकता है सिर्फ लोड बैलेंसर। हम सिर्फ लोड बैलेंसर को एक्सेस कर सकते हैं, हम इन सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम लोड बैलेंसर के थ्रू होते हुए ही जाएंगे। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो 4 पॉइंट हमें समझ में ये आते हैं कि भाई रिलायबिलिटी बढ़ा दी, स्केलेबिलिटी बढ़ा दी, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ा दिया, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। एक बेसिक सिस्टम को प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनाने के लिए यही 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लोड बैलेंसर ने बहुत ही बखूबी इन 4 पॉइंट्स को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि लोड बैलेंसर क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ तक इस पॉइंट तक हम ये समझ चुके हैं कि लोड बैलेंसर क्या है, क्यों ज़रूरी है। अब यार हम ये देख लेते हैं कि लोड बैलेंसर की जो वर्किंग मैंने आपको बताई थी ना, जो बेसिक वर्किंग जिसमें हम 3 चीज़ें देख रहे थे, सर्वर की अवेलेबिलिटी, सर्वर पे किस पे लोड कम है एंड रिक्वेस्ट किस पे भेजनी है। अब इन 3 चीज़ों को भी डिसाइड करने के लिए कुछ तो एल्गोरिथम होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी इसकी वर्किंग के पीछे। तो आइए वो स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो लोड बैलेंसर की वर्किंग के पीछे 2 सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, राउंड रॉबिन लीस्ट कनेक्शंस। अब ये देखो स्ट्रैटेजीज़ ये अपने आप में काफ़ी डीप स्टडी इन पर की जा सकती है। इस वीडियो में हम बस ये समझेंगे कि इन स्ट्रैटेजीज़ के पीछे का आइडिया क्या है। बहुत डिटेल में इसमें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना, बस एक बार ये समझ लो कि स्ट्रैटेजीज़ कहती क्या है। राउंड रॉबिन ये कहता है कि देखो, अगर हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आई तो वो पहले सर्वर पर भेज दो, दूसरी रिक्वेस्ट आई दूसरे सर्वर पे भेज दो, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर पे, आखिरी रिक्वेस्ट आखिरी सर्वर पे। इसके बाद जो रिक्वेस्ट आएगी वापस यही फ्लो कंटिन्यू कर दो, फिर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। राउंड रॉबिन की सिंपल सी बस बात यही है, पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो राउंड रॉबिन का तो बड़ा सिंपल आइडिया था, बात समझ में आ गई। लीस्ट कनेक्शन क्या कहता है, देखो लीस्ट कनेक्शन हमसे ये कहता है कि भैया पहले ये देखो कि किस सर्वर पर लोड सबसे कम है, जिस सर्वर पर भी लोड सबसे कम हो रिक्वेस्ट उसी सर्वर पर भेजना। अब इससे ये फ़ायदा हो गया कि जो हाईली लोडेड सर्वर इस समय होगा कोई भी उस पर नई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, एंड धीरे धीरे क्योंकि उस पर कोई नई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, धीरे धीरे वो भी हाईली लोडेड स्टेट से थोड़ा फ्री स्टेट में चला जाएगा। इससे हमारा कोई भी सर्वर हाईली लोडेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है लीस्ट कनेक्शंस में। तो 2 ही स्ट्रेटजीज हमने समझी, राउंड रॉबिन और लीस्ट कनेक्शंस। डिटेल में बाद में इन्हें समझेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो यार अब हमें ये समझ में आता है कि ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए हमने लोड्स बैलेंसर यूज़ कर लिया। हमारा ये जो वेब टियर है ना, ध्यान सुनना, ये जो वेब टियर है ये स्केलेबल हो चुका है, लेकिन अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हैं। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हैं, हमारा डेटाबेस इसने स्केल नहीं किया। यार ध्यान से देखो, डेटाबेस अभी भी यहाँ पे बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, डेटाबेस स्केल नहीं हुआ है, ठीक है। डजंट हैंडल स्टेटफुल सेशंस ऑटोमेटिकली। यार देखो, मुझे पता है इस समय अभी आपको मैंने स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस सेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि स्टेटफुल और स्टेटलेस सेशंस क्या होते हैं। अभी के लिए बस इतना आप समझ लो कि जो लोड बैलेंसर्स हैं वो स्टेटफुल सेशंस को ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं कर सकता। बात समझ में आती है, ये भी इसका एक फेलियर है। डजंट इम्प्रूव स्लो क्वेरीज। यहाँ डीबी पे हम कुछ क्वेरीज भेज रहे हैं, रीड की होगी, राइट की होगी, अपडेशन की होगी, जो भी होगी। अगर हमारा डेटाबेस स्लो है या फिर वो क्वेरी स्लो है तो हमारा ओवरऑल पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये एक इशू है ना। अगर डीबी स्लो हो गया तो अभी पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इतनी बात हमें समझ में आती है।
अब यार बड़े ध्यान से सोचो, ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो ट्रैफिक इजीली अब मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी डेटाबेस स्लो हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। अगर डेटाबेस डाउन हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल डिसीजन यही बचता है कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस को स्केल करेंगे, उसमें रिलायबिलिटी लाएंगे, कैसे हमारा जो डेटा टियर है अब वो और स्केलेबल होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपने डेटाबेस को स्केल कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट से सिस्टम डिज़ाइन में रियल में हम डेप्थ में जाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ को बिल्कुल मिस मत करना अगर आप सच में स्केलेबिलिटी समझना चाहते हो। मेरा नाम है ऋषभ पांडे, आप देख रहे थे कोड स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।